हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज इसकी चौथी क्लास है और चलिए बच्चों कंटिन्यू करते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर को। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ रखा है, एक बार इसको इंडेक्स से देख लेते हैं। एक बार इसको जूम कर दूं। हाँ, तो हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया, बिजनेस फाइनेंस का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हमने मतलब देख लिया, ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट, ऑप्टिमल यूजेज, फिर इसके हमने रोल या फिर इंपॉर्टेंस देखी थी। इसके अंदर हमने 5 पॉइंट देखे थे और मैंने आपको बोला था अगर आपको बैलेंस शीट याद है तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर हमने देखा था इसके अंदर की ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ। फिर हमने देखा था कि फाइनेंशियल डिसीजन इन्वेस्टमेंट वाला, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, आपको याद आ रहा हो, जिसके अंदर हमने 3 पॉइंट याद करे थे, आरसीसी, रेट ऑफ रिटर्न, कैश फ्लो क्राइटेरिया। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म होता है। लॉन्ग टर्म को कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं और शॉर्ट टर्म को हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन भी बोलते हैं। फिर हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में आप पैसा इक्विटी से कितना लेकर आओगे और डेट से कितना लेकर आओगे। फिर इसके अंदर हमने काफी सारे पॉइंट्स देखे थे कि आपका कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके फाइनेंसिंग डिसीजन को इफेक्ट करते हैं। ये हमारा था अभी तक का कोर्स जो हमने पढ़ रखा है। आज जो हम करने वाले बच्चों वो फिफ्थ टॉपिक करने वाले, दैट इज फाइनेंशियल डिसीजन। वो भी कौन सा वाला, डिविडेंड वाला। ठीक है, ये हम पढ़ने वाले हैं डिविडेंड डिसीजन वाला। और डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, जो भी आपने प्रॉफिट कमाया है उसके संग आप क्या करने वाले हो, या तो आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे शेयर होल्डर्स के बीच में, या फिर आप उसको अपने पास रिटेन करके रखोगे। इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ती है तो आप उस पैसे को यूज कर पाओगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विद डिविडेंड डिसीजन। आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो बच्चों ये टॉपिक हमारा आ चुका है स्क्रीन के ऊपर, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन पढ़ने से पहले एक्चुअल में मीनिंग समझ लेते हैं, डिविडेंड का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का वो हिस्सा। आई रिपीट, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कि शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। फिर से रिपीट करते हैं, आपने प्रॉफिट कमाया 100 रुपए, लेकिन 100 रुपए में से अगर आप सिर्फ 40 रुपए शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो उस 40 रुपए को बोला जाता है डिविडेंड। और जो बचे हुए 60 रुपीज हैं वो आपकी कहलाएंगी रिटेन्ड अर्निंग्स, क्योंकि वो आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, वो अपने बिजनेस के अंदर संभाल के रखा है फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए। दैट, तो डेफिनेशन को कंक्लूड करते हैं, दैट पोर्शन ऑफ योर प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इज नोन एज डिविडेंड। तो वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट व्हिच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, इसको हम डिविडेंड बोलते हैं। क्या आपको ये चीज क्लियर है? ओके। अब बात करते हैं सर ये डिविडेंड डिसीजन में आता क्या है। तो डिविडेंड डिसीजन मतलब होता है, जो मैंने आपको बताया, सारे टैक्स वगैरह पे करने के बाद जो भी प्रॉफिट आता है उसमें से कितना पोर्शन, ठीक है ना, कितना पोर्शन आप शेयर होल्डर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ठीक है ना, हाउ मच ऑफ द पोर्शन इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी एंड हाउ मच इट शुड बी रिटेन इन द बिजनेस। ठीक है, कितना आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे और कितना आप रिटेन करके रखोगे, ये इस चीज का फैसला लेना कहलाता है आपका डिविडेंड डिसीजन। क्लियर? ओके। अब बच्चों बात करते हैं, जो कि बहुत सारे पॉइंट है, ध्यान रखना बहुत सारे पॉइंट है, एक एक पॉइंट को डिटेल में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे और अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमको ध्यान में रखने पड़ते हैं व्हाइल टेकिंग डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमको ध्यान में रखने पड़ते हैं व्हाइल टेकिंग डिविडेंड डिसीजन। इससे हम ये पता लगाएंगे ज्यादा देना है, कम देना है, ये चीज क्लियर है, देना है कि भी नहीं देना, ये सारे डिसीजन हम ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके लेते हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट जो आ रहा है बच्चों फैक्टर फैक्टिंग में, वो आ रहा है हमारा अमाउंट ऑफ अर्निंग्स। देखो बच्चों, जो प्रॉफिट है, ठीक है ना, वो या तो आपको इस साल हुआ होगा या फिर पिछले सालों में हुआ होगा, तो इसी में से जो डिविडेंड दिया जाएगा, है ना, तो डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट्स या फिर पास्ट ईयर प्रॉफिट्स। ये चीज क्लियर है? ओके। तो अर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पता लगाने के लिए कि आपका अमाउंट ऑफ डिविडेंड कितना होगा। अगर आपकी अर्निंग ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात, आपका डिविडेंड का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा, और अगर आपकी अर्निंग्स कम है, आई रिपीट, आपकी अर्निंग्स कम है, तो आपको जो अमाउंट ऑफ डिविडेंड होगा वो ऑटोमेटिकली ही कम हो जाएगा। तो यू हैव टू केयरफुली एनालाइज द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, चाहे पिछली अर्निंग्स हो चाहे करंट ईयर की अर्निंग्स हो। क्लियर? अच्छे से पक्का? कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आप मुझे क्वेरी भेजोगे तो मैं आपको जल्दी ही रिप्लाई करूंगा। तो चलिए बच्चों एक बार इस पॉइंट को रीड कर लेते हैं। क्या दे रखा है? डिविडेंड आर पेड आउट ऑफ करंट एंड पास्ट अर्निंग्स। ठीक है, या तो करंट ईयर अर्निंग से दोगे या फिर पास्ट ईयर की अर्निंग से दोगे। तो देयरफॉर अर्निंग्स आर द मेजर डिटरमिनेंट अबाउट द डिसीजन अबाउट डिविडेंड। ठीक है, तो अर्निंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है while taking your decision of dividend. Clear? Okay.
सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है भैया, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग या फिर स्टेबिलिटी इन अर्निंग्स, आपकी अर्निंग्स कितनी स्टेबल है, ठीक है ना, आपकी अर्निंग्स क्या फ्लक्चुएट होती हैं, आपकी अर्निंग्स स्टेबल होती हैं, ये बहुत मैटर करता है। एग्जांपल के तौर पे मान के चलो बच्चों, आपकी अर्निंग होती है 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, हर साल आपकी 100 होती है या फिर 95 105, मतलब एक एवरेज आपका 100 ही आता है। तो उस केस में आप 40 रुपीज 60 रुपीज 80 रुपीज तक डिविडेंड पे कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा पे कर सकते हो, जस्ट बिकॉज आपको पता है कि आपकी अर्निंग स्टेबल है, आपको हर साल अप्रोक्सीमेटली 100 रुपए का प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो इन केस आप हायर डिविडेंड पे कर सकते हो, लेकिन आपको पता है कि आपकी अगर जो अर्निंग्स है वो फ्लक्चुएटिंग है, कभी 40 रुपए कमाते हो, कभी 100 रुपए कमाते हो, कभी 80 रुपए कमाते हो, कभी 150 रुपए कमाते हो, कभी 20 रुपए कमाते हो, तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको जब पता ही नहीं है कि मेरा अगले साल प्रॉफिट कितना होगा, ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो क्या आप प्रॉफिट बांटने का रिस्क उठाओगे कि इन फ्यूचर कभी पैसों की जरूरत पड़ गई तो फिर कहां से पैसा आएगा, समझ रहे हो, वरना खर्चा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, जो आपने पिछला प्रॉफिट कमाया था आप उसी को यूज करोगे। तो कंक्लूजन ये निकलता है, अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है तो आप ज्यादा डिविडेंड पे कर पाओगे, जस्ट बिकॉज आपको पता है कि हर साल हम पैसा कमा लेंगे। लेकिन अगर आपकी जो अर्निंग्स हैं वो स्टेबल नहीं है, तो इन दैट केस आप रिस्क नहीं लोगे, आप डिविडेंड कम से कम डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करोगे। क्लियर, पक्का, एक बार रीड करें, चलो क्या दे रखा है, कंपनी हैविंग स्टेबल इनकम, ठीक है, कंपनी हैविंग स्टेबल अर्निंग्स इज इन अ बेटर पोजीशन टू डिक्लेयर हायर डिविडेंड्स, ठीक है। और जिनकी अनस्टेबल अर्निंग्स होती हैं वो स्मॉलर डिविडेंड पे करती हैं, जस्ट बिकॉज दे डोंट टेक रिस्क फॉर फ्यूचर, कि कल को अर्निंग नहीं हुई तो फिर पैसा जो खर्चा होगा वो कहां से करेंगे। क्लियर, ओके। थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है, जरा रीड करेंगे, डिविडेंड से रिलेटेड है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। ये पॉइंट बच्चों थोड़ा सा ट्विस्टेड है, जरा समझने की कोशिश करते हैं इसका मतलब क्या एक्चुअल में। देखो एक्चुअल में क्या होता है, हर कंपनी जनरली एक चीज फॉलो करती है, क्या फॉलो करती है कि वो हर साल अप्रोक्सीमेटली सेम अमाउंट का डिविडेंड पे करती है, जैसे हर साल वो 10% देगी या फिर हर साल वो 10 रुपए का डिविडेंड पे करेगी, ऐसा जनरली फॉलो किया जाता है। वो इसलिए फॉलो किया जाता है कि एक ट्रेंड बन जाता है, और कंपनी तभी डिविडेंड को इंक्रीज करती है जब उसको दो चीजें कंफर्म हो जाए, पहला कि हमारी करंट ईयर की जो अर्निंग्स है वो ऊपर आ चुकी हैं, और दूसरा फ्यूचर में भी हम ज्यादा ही कमाने वाले हैं, तब वो डिविडेंड के अमाउंट को ज्यादा करने की कोशिश करती है, अदरवाइज वो स्टेबल रखेगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है जरा ये भी समझ लेते हैं। देखो बच्चों, मान के चलो आपकी इस साल अर्निंग ज्यादा हो गई, ठीक है, और आपने ज्यादा डिविडेंड पे कर दिया, तो यहाँ पे एक रिस्क हो जाएगा कि अगर अगले साल मेरी इनकम ज्यादा नहीं हुई और मैंने कम डिविडेंड दिया तो मेरी मार्केट में इमेज खराब हो जाएगी। ये आपको चीज समझ में आ रही है, तो इसलिए कंपनी जो बचती हैं ज्यादा डिविडेंड पे करने से, वो कोशिश करती है कि हर साल वो सेम अमाउंट का डिविडेंड पे करे। तो अगर दो बातें कंफर्म हो जाए तो वो डिविडेंड का अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं, पहला आपकी करंट ईयर की इनकम इंक्रीज हो चुकी है, दूसरा फ्यूचर में भी अब आपका जो पोटेंशियल है वो बढ़ चुका है ज्यादा पैसे कमाने का, तो इन दैट केस वो आपकी जो अर्निंग्स हैं, जो डिविडेंड का अमाउंट है वो ज्यादा कर सकते हैं, अदरवाइज वो स्टेबल रखने की कोशिश करेंगे। क्या ये चीज बच्चों आपको अच्छे से क्लियर हो गई, पक्का। चलो बच्चों एक बार रीड कर लेते हैं। देखो, कंपनीज जनरली फॉलो अ पॉलिसी ऑफ स्टेबलाइजिंग डिविडेंड पर शेयर, वो पर शेयर एक स्टेबल डिविडेंड पे करने की कोशिश करती है, 10% 10 रुपए, कुछ भी, मतलब फिक्स अमाउंट, ठीक है। द इंक्रीज इन डिविडेंड इज जनरली मेड मैन when there is confidence that their earning potential has gone up and not just the earning of the current year, मतलब वही बात उन्होंने बोली हुई है कि डिविडेंड जो है वो तभी इंक्रीज करते हैं जब उनको कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ पोटेंशियल उनका इंक्रीज हो चुका है, आने वाले टाइम में वो ज्यादा कमाएंगे, सिर्फ इस साल नहीं, आने वाले टाइम में वो ज्यादा कमाएंगे। तो वही बात इन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है। इन अदर वर्ड्स उन्होंने क्या बोला है, डिविडेंड पर शेयर हम तब तक नहीं बदलते जब तक सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे इनकम इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है, ठीक है। अगर आपको पता है कि टेम्परेरी बेसिस पे आपकी इनकम इंक्रीज हो गई है तो आप डिविडेंड पर शेयर बदलोगे नहीं, आप स्टेबल रखोगे। लेकिन आपको कंफर्म हो गया कि पैसा हमारा इंक्रीज हो चुका है, फ्यूचर में भी हम ज्यादा कमाएंगे, तब आप डिविडेंड जो है वो ज्यादा पे कर सकते हो, अदरवाइज नेगेटिव इमेज हो सकती है। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है बच्चों, बहुत बढ़िया। फोर्थ पॉइंट, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, सबसे सिंपल है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। आज मान के चलो बच्चों आपने 100 रुपए पैसे कमाए, ठीक है, 100 रुपए की आपकी अर्निंग्स है, अब आपके सामने आता है डिविडेंड पे करो या ना करो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पॉइंट क्या दे रखा है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, आपके सामने एक ऑप्शन है
कि आपको एक नया बिजनेस चालू कर सकते हो इसी पैसों से, आई रिपीट, आप इसी पैसों से एक नया बिजनेस चालू कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? क्या आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे शेयर होल्डर्स को कि ले जाओ घर पर, या फिर आप क्या करोगे? आप वो पैसा बचाने की कोशिश करोगे और एक नए बिजनेस में लगाने की कोशिश करोगे, जिससे अगले साल और भी ज्यादा पैसे कमा पाओ। बताओ क्या करने की कोशिश करोगे? आप दूसरे बिजनेस में पैसा लगाने की कोशिश करोगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपके सामने ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, आपको लगता है कि आप बिजनेस को बढ़ा सकते हो, एक्सपेंड कर सकते हो, नए नए ब्रांचेस ओपन कर सकते हो, इन दैट केस आप डिविडेंड कम से कम पे करने की कोशिश करोगे और ज्यादा से ज्यादा रोकने की कोशिश करोगे। क्यों? जिससे फ्यूचर में जब पैसों की जरूरत पड़ेगी तो वही पैसा नए बिजनेस को ओपन करने में, बिजनेस को एक्सपेंड करने में यूज हो जाएगा, आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं है आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर, इन दैट केस आप डिविडेंड पे कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा। ठीक है? क्लियर? कोई भी डाउट? पक्का? रीड कर लेते हैं। कंपनी हैविंग गुड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रिटेन मोर मनी आउट ऑफ अर्निंग सो एज टू फाइनेंस द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट। वही बात लिखी हुई है, अगर आपके पास अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो ज्यादा से ज्यादा पैसा आप रोकने की कोशिश करते हो, जिससे उस पैसे को आप उस बिजनेस अपॉर्चुनिटी में लगाने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है? और अगर आप के पास कोई भी ज्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं है या फिर आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, इन दैट केस आप ज्यादा डिविडेंड पे कर सकते हो। आई होप बच्चा कोई पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बता बच्चों, अभी तक हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए। पहला, अमाउंट ऑफ अर्निंग्स, आपका जो डिविडेंड होता है वो करंट ईयर की अर्निंग से दिया जाता है या फिर पास्ट ईयर की अर्निंग से दिया जाता है, तो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्टर। दूसरा होता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। अगर आपकी अर्निंग स्टेबल है तो आप ज्यादा डिविडेंड पे कर पाओगे। अगर आपकी अर्निंग स्टेबल नहीं है तो आप कम से कम डिविडेंड पे करने की कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर कभी अर्निंग डिफरेंट हुई तो आपकी डिविडेंड पर अमाउंट भी डिफरेंट हो जाएगा, तो एक नेगेटिव इमेज जाती है। तीसरा होता है स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। वही बात यहाँ पर इन्होंने लिखी हुई है कि आप हर साल कोशिश करते हो सेम अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे करो, 10% या 10 रुपीज या 100 रुपीज, एक सेम अमाउंट का, ठीक है, सेम परसेंटेज का डिविडेंड पे करो। आप तभी डिविडेंड का अमाउंट इंक्रीज करते हो जब आपकी दो बातें कंफर्म हो जाए, तो आपकी करंट ईयर की इनकम ऊपर जा चुकी है और दूसरा आपका पोटेंशियल भी ऊपर जा चुका है, मतलब इन फ्यूचर आप ज्यादा पैसा कमाओगे, तभी आपकी डिविडेंड पर शेयर इंक्रीज होता है, अदरवाइज आप स्टेबल ही रखने की कोशिश करते हो। थर्ड पॉइंट क्या है? ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। आपके पास आगे अपॉर्चुनिटीज है बिजनेस को एक्सपेंड करने की, तो यू विल रिटेन मोर मनी, और आपके पास कोई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो यू विल पे डिविडेंड, ठीक है, ऑन द हायर स्केल। क्लियर? ओके। फिफ्थ पॉइंट क्या दे रखा है बच्चों, रीड करेंगे। कैश फ्लो पोजीशन क्या है, जरा समझते हैं। कैश फ्लो पोजीशन का मतलब क्या होता है? आपके पास कैश इनफ्लो अच्छा से रहता है और आउटफ्लो भी अच्छा रहता है। मतलब ये कि आपकी जो कैश पोजीशन है वो अच्छी है, आपके हाथ में कैश रहता है। तो बच्चों एक बात बताओ, जब आप डिविडेंड पे करोगे तो बिजनेस से कैश बाहर जाएगा या नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। जब प्रॉफिट जा रहा है, प्रॉफिट बांट रहे हो, तो मतलब लोगों को पैसे ही तो दोगे जो आपने प्रॉफिट कमाया है। बिल्कुल सही। तो इन दैट केस अगर आपके पास पैसा होगा तभी तो आप डिविडेंड पे कर पाओगे। अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो डिविडेंड कहां से पे करोगे? तो वही बात इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आपके पास अच्छा खासा कैश है तभी आप अच्छे से डिविडेंड पे कर पाओगे। अगर आपके पास अच्छा खासा कैश नहीं है तो आप डिविडेंड पे नहीं कर पाओगे, आपको रिटेन करने की जरूरत पड़ जाएगी। क्लियर? तो वही बात यहाँ पे इन्होंने लिखी हुई है। डिविडेंड इन्वॉल्व्स आउटफ्लो ऑफ कैश। क्या लिखा हुआ? डिविडेंड इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ कैश, पैसा बाहर जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कंपनी के पास कैश ना हो सकता है ना, कभी कभी कंपनी के पास कैश ना, उधार की सेल ज्यादा हो गई हो, तो इन दैट केस कंपनी को अगर डिविडेंड पे करना है तो उससे पहले वो इंश्योर करेंगे कि उनके पास उतना कैश होना चाहिए। अगर उनके पास उतना कैश नहीं है तो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती या फिर कम करती है। क्या आपको ये पॉइंट क्लियर है? बहुत बढ़िया। 6 पॉइंट क्या दे रखा है? शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। ये बहुत बेसिक सा पॉइंट है, पूरा रीड करने की जरूरत नहीं, आप इतना समझ लो, जो शेयर होल्डर चाहेंगे वो आपको करना पड़ेगा। अगर शेयर होल्डर चाहते हैं कि आप बिजनेस में पैसा रिटेन करो, उसको फर्दर इन्वेस्ट करो, तो आप वो करो। अगर शेयर होल्डर चाहता है कि नहीं, कुछ तो आपको देना पड़ेगा, तो आपको कुछ देना पड़ेगा। क्लियर? तो जो नॉर्मली शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि हर साल कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। अगर आपके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है बिजनेस की तो कुछ ना कुछ आपको देना चाहिए, तो इन दैट केस आपको शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस को मानना पड़ेगा। क्लियर? तो वही लिखी हुई है, यू मस्ट कीप इन माइंड द प्रेफरेंस ऑफ द शेयर होल्डर्स। अगर शेयर होल्डर चाहते हैं कि पैसा पे करो तो आपको पे करना चाहिए। अगर आप शेयर होल्डर चाहते हैं कि बिजनेस में रिटेन करके रखो, फर्दर इन्वेस्ट करो, तो आप वो भी कर सकते हो। क्लियर? तो बच्चों ये 6 पॉइंट हुए हमारे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अमाउंट ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ये चीज क्लियर हो गया। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, ये क्लियर हो गया। कैश फ्लो पोजीशन और हमारा शेयर होल्डर्स प्रेफरेंस। पक्का? बच्चों 7 पॉइंट आ रहा है हमारा टैक्सेशन पॉलिसी।
ये पॉइंट पढ़ाने से पहले आपको एक बात बता दूं, प्रैक्टिकल लाइफ में ये रूल अब बदल चुका है, ठीक है। एनसीईआरटी में अभी तक अपडेट नहीं किया गया, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये रूल बिल्कुल बुरी तरीके से बदल चुका है, ठीक है ना। बुरी तरीके से, पूरी तरीके से बदल चुका है। अच्छा, पहले क्या रूल था कि अगर कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता था गवर्नमेंट को। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, अगर कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है। तो इन दैट केस कभी कभी जब टैक्स परसेंटेज ज्यादा होती थी तो कंपनी कोशिश करती थी कम डिविडेंड पे करें, जिससे कम टैक्स पे करना पड़े गवर्नमेंट को, ठीक है। और जब टैक्स परसेंटेज कम होती थी तब कंपनी जो थी ज्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती थी, क्योंकि कंपनी को पता है कि कम टैक्स पे करना पड़ेगा लेकिन लोगों के पास ज्यादा डिविडेंड चला जाएगा। तो टैक्स बचाने के लिए वो ये कोशिश करते थे। तो मतलब ये, अगर टैक्स परसेंटेज ज्यादा है तो वो कम डिविडेंड पे करते थे, और टैक्स परसेंटेज अगर कम है तो वो ज्यादा डिविडेंड पे करते थे। तो पहले ये रूल था, ठीक है, कि कंपनी को टैक्स लगता था, लेकिन अब ये रूल बदल चुका है। तो ये पॉइंट का रेलेवेंस प्रैक्टिकल लाइफ में खत्म हो चुका है, ठीक है। नया रूल क्या है वो आपके लिए रेलेवेंट नहीं है, इसलिए मैं बता भी ना रहा हूं, कभी खामखा आप कंफ्यूज हो जाओगे। बस आप उतना ध्यान रखना है कि कंपनी जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती है तो कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है। तो इन दैट केस अगर टैक्स ज्यादा होगा तो कम डिविडेंड पे करेंगी, और अगर टैक्स कम होगा तो वो ज्यादा डिविडेंड पे करेंगे। क्लियर? एक बार रीड कर लेते हैं। इफ टैक्स ऑन डिविडेंड इज हायर इट इज बेटर टू पे लेस। क्लियर? अगर टैक्स ज्यादा है तो कम पे करेंगे, और अगर टैक्स रेट लोअर है, आई रिपीट, अगर टैक्स रेट लोअर है तो वो हायर डिविडेंड पे कर सकते हैं। क्लियर? आपको बस इतना सी बात ही ध्यान में रखनी है। 8th पॉइंट क्या देखा बच्चों, रीड करेंगे, दैट इज स्टॉक मार्केट रिएक्शन। स्टॉक मार्केट रिएक्शन जरा समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। जब भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है तो ये एक अच्छी खबर मानी जाती है, और कंपनी के जो शेयर की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ जाने चालू हो जाते हैं, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब भी कंपनी डिविडेंड अनाउंस करती है कि हम अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो लोग ज्यादा से ज्यादा कंपनी के शेयर खरीदते हैं जिससे उनको भी डिविडेंड मिल जाए। तो इन दैट केस उनकी शेयर की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर जाने चले जाते हैं, और ये एक अच्छी न्यूज होती है मार्केट के लिए, पॉजिटिव न्यूज होती है, और शेयर मार्केट में जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाता है। ये आपको चीज समझ में आ रही है? तो इन दैट केस कभी कभी जो कंपनीज होती हैं वो इसलिए भी डिविडेंड अनाउंस कर देती हैं क्योंकि मार्केट में शेयर की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाए। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया? ओके। अब दूसरी बात, पिछले साल से अगर ज्यादा डिविडेंड पे किया है तो भी अच्छी खबर मानी जाती है, तभी भी शेयर मार्केट प्राइस ऊपर जाता है। लेकिन अगर पिछले साल के मुकाबले इस बार कम डिविडेंड पे किया है तो ये बुरी खबर मानी जाती है, और इन दैट केस आपका जो शेयर का प्राइस है वो नीचे की तरफ जा सकता है। तो आपको स्टॉक मार्केट रिएक्शन अपने मन मुताबिक अगर मिल रहा है तो आप उस हिसाब से भी डिविडेंड अनाउंस कर सकते हो। क्लियर? अगर आप पहली बार अनाउंस कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, अच्छी खबर है, मार्केट में प्राइस ऊपर जाएगा। पिछले साल के मुकाबले इस साल ज्यादा पे कर रहे हो तो भी मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन पिछले साल के मुकाबले इस बार कम दे रहे हो या बिल्कुल ही नहीं दे रहे हो तो एक नेगेटिव इमेज जाती है और मार्केट में प्राइस कम हो सकता है। तो आप स्टॉक मार्केट का रिएक्शन भी ध्यान में रखते हो व्हाइल टेकिंग डिविडेंड डिसीजन। क्लियर? एक बार रीड कर लेते हैं, क्या दे रखा है। The possible impact of dividend policy on equity share price is considered one of the most important factor of the management while taking decision about it। तो क्या लिखा हुआ है, जब इंक्रीज होता है डिविडेंड तो एक गुड न्यूज होती है, तो स्टॉक मार्केट की जो प्राइसेस होती है वो पॉजिटिवली रिएक्ट करती हैं। ठीक है, वही लिखा हो ना, अगर आपका डिविडेंड का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो अच्छी खबर है, आपका जो शेयर का प्राइस है वो ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन अगर डिविडेंड डिक्रीज हो गया है, पिछले साल के मुकाबले कम हो गया है, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर सकता है ऑन योर शेयर प्राइस, आपके शेयर की जो प्राइस है वो कम हो सकते हैं। क्लियर? ओके। 9 पॉइंट क्या दे रखा बच्चों, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप जो कंपनी हो वो मार्केट से कितनी जल्दी पैसा रेस कर लेते हो। ठीक है ना, आप कितनी जल्दी इक्विटी शेयर इश्यू कर सकते हो, कितनी जल्दी आप डिबेंचर इश्यू कर सकते हो, वो ये बात करने की कोशिश करें। तो अगर आप आसानी से मार्केट से पैसा ले लेते हो, आप पॉपुलर हो और आसानी से मार्केट आपको पैसा दे देता है, तो इन दैट केस आप डिविडेंड पे कर सकते हो आराम से। इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ी तो आप मार्केट से पैसा उठा लोगे। लेकिन अगर आपको आसानी से पैसा मार्केट से नहीं मिलता, या फिर अब नई नई कंपनी जिसको पब्लिक नहीं जानती है, तो इन दैट केस आपको डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए और रिटेन ज्यादा करना चाहिए, क्योंकि इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ी तो मार्केट में लेने जाओगे आपको पैसा उतना नहीं मिल पाएगा या पूरा नहीं मिल पाएगा, तो इन दैट केस आपकी जो सेविंग्स होगी वही आपके काम आएंगी। क्या कोई बच्चों ये पॉइंट क्लियर हो गया? पक्का? तो वही बात उन्होंने यहाँ पे लिखी हुई है,
जिनके पास इजी एक्सेस होती है कैपिटल मार्केट की, तो वो रिटेन अर्निंग्स पे कम डिपेंडेंट होते हैं, तो वो ज्यादा डिविडेंड पे कर सकते हैं। क्लियर। और ऑन द अदर साइड जिनकी एक्सेस टू कैपिटल मार्केट टफ है, तो वो रिटेन अर्निंग्स पे ज्यादा भरोसा रखते हैं और डिविडेंड कम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्लियर, अच्छे से, बहुत बढ़िया। 10th पॉइंट क्या दे रखा बच्चों, लीगल कांस्टेंट। बच्चों डिविडेंड पे करने से पहले आपको कंपनीज एक्ट, जो कंपनीज का जो कानून है, इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ता है। अगर आपने इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया तो आप डिविडेंड अनाउंस नहीं कर पाओगे। क्लियर। डिविडेंड अनाउंस करने से पहले वो लॉसेस को ध्यान में रखते हैं, क्रेडिटर्स की पेमेंट को ध्यान में रखते हैं, डेप्रिसिएशन के अमाउंट को ध्यान में रखते हैं, तब जाकर वो डिविडेंड पे करने की करते हैं। अच्छा, डिविडेंड का अमाउंट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कितना डिविडेंड आप मैक्सिमम पे कर सकते हो, कितना मिनिमम पे करना होता है, बच्चों ये आप सीनियर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना पता है कि हाँ भी कंपनीज एक्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करना पड़ता है। क्लियर, ओके। और बच्चों 11 पॉइंट क्या दे रखा है, कॉन्ट्रेक्चुअल कांस्टेंट। इसका मतलब क्या जरा समझते हैं, बड़ा अच्छा मतलब है इसका। इसका मतलब ये है कि बच्चों कभी कभी जब आप किसी से लोन लेते हो, चाहे पब्लिक से लोन लो, चाहे आप बैंक से लोन लो, चाहे एनबीएफसी से लोन लो, तो वहां पर एक कंडीशन रखते हैं वो। कुछ कंडीशंस रख भी सकते हैं और कुछ रखते भी हैं। और कंडीशंस क्या होती हैं कि आप इंटरेस्ट का पेमेंट करोगे, उसके बाद ही आप डिविडेंड अनाउंस कर सकते हो, और आपको साइन भी करवाते हैं आपसे। ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि आप ये बोलोगे भैया हमारे पास पैसे नहीं, हम इंटरेस्ट नहीं पे कर पाएंगे, लेकिन आप डिविडेंड पे कर रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो क्या करते हैं, कुछ लीगल कंडीशंस रखवाते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करवाते हैं कि आप उन सारी कंडीशंस को भी फुलफिल करोगे बिफोर टेकिंग योर डिविडेंड डिसीजन। क्लियर। तो वही बात उन्होंने यहां पे लिखी हुई है, द कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू एंश्योर दैट डिविडेंड डज नॉट वायलेट द टर्म्स ऑफ द लोन एग्रीमेंट इन दिस रिगार्ड। जो आपने जो डिविडेंड पे कर रहे हो, वो आपका जो एग्रीमेंट है उसको वायलेट ना करे, उसकी कंडीशंस को वायलेट ना करे। ये आपको चीज क्लियर हो गया बच्चों, बहुत सही। तो बच्चों ये था हमारा डिविडेंड डिसीजन, जिसके अंदर हमने मेनली 11 पॉइंट पढ़े कि डिविडेंड जो डिसीजन है वो कैसे कैसे इफेक्ट हो सकता है। क्लियर। एक बार फटाफट से मैं आपको हेडिंग रिवाइज करवाता हूँ, सिर्फ हेडिंग, अंदर का कंटेंट तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। पहला, अमाउंट ऑफ अर्निंग, करंट ईयर अर्निंग, पास्ट ईयर अर्निंग। स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग, स्टेबल है तो ज्यादा पे कर पाओगे, अनस्टेबल है तो कम पे करोगे। स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ठीक है, अगर आप हर साल आप नॉर्मली स्टेबल डिविडेंड पे करते हो, लेकिन आप तभी ज्यादा पे करोगे जब आपको पोटेंशियल हो जाएगा कि आपकी इनकम इंक्रीज हो गई है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, तो कम डिविडेंड पे करोगे, अगर नहीं है तो ज्यादा डिविडेंड पे कर दोगे। कैश फ्लो पोजीशन अच्छी है तो डिविडेंड पे कर दोगे, अच्छी नहीं है तो डिविडेंड पे नहीं करोगे। शेयर होल्डर प्रेफरेंस, जो मालिक चाहेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। क्लियर। इसके बाद पॉइंट क्या दे रखा है, टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स ऑन डिविडेंड ज्यादा है तो डिविडेंड पे कम करोगे, और टैक्स ऑन डिविडेंड कम है तो डिविडेंड ज्यादा पे करोगे। स्टॉक मार्केट रिएक्शन, डिविडेंड के प्राइस, डिविडेंड इंक्रीज हो रहा है तो स्टॉक मार्केट में शेयर के प्राइस इंक्रीज होंगे, और अगर डिविडेंड डिक्रीज हो रहा है तो स्टॉक मार्केट के प्राइस डिक्रीज होंगे। तो इन दैट केस आपको ये भी कंसिडर करना पड़ेगा। इसके अलावा एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, अगर आप आसानी से मार्केट से पैसा उठा सकते हो, रिटेन अर्निंग पे ज्यादा भरोसा करने की जरूरत नहीं है, आप जब जरूरत पड़ेगी मार्केट से पैसा उठा लेना, आप डिविडेंड पे कर सकते हो। लेकिन आप आसानी से मार्केट से पैसा नहीं उठा सकते हो, तो इन दैट केस आपको क्या करना चाहिए, आपको रिटेन अर्निंग पे भरोसा करना चाहिए। इसके बाद लीगल कांस्टेंट, लीगल कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, आपको कंपनीज एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और एक होता है आपका कॉन्ट्रेक्चुअल कांस्टेंट, तो आपकी जो लोन एग्रीमेंट की जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ध्यान रखें वो डिविडेंड पे करने से पहले उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो वायलेट ना हो। आई होप बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज डिविडेंड डिसीजन। तो चलिए बच्चों, आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले फाइनेंशियल प्लानिंग। तब तक इस सारे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करके रखिएगा। चलिए बच्चों, अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।